हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं सानिया सिद्दीकी और आपका अपने चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में जाना था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, आज मैं आप लोगों के बीच ये नया चैप्टर लेकर आई हूँ, चट्टान। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ये चट्टान क्या होता है। तो पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले मुलायम और कठोर पदार्थ को ही चट्टान कहा जाता है। चट्टान का निर्माण कई प्रकार के खनिजों के सम्मिश्रण से हुआ है। कहा जाता है कि पृथ्वी के क्रस्ट में तत्वों की संख्या 110 है, लेकिन क्रस्ट के 98% से भी अधिक भाग की संरचना में मात्र इसमें से 8 प्रमुख चट्टान निर्माणकारी तत्वों का योगदान है। मीन्स ये 110 में से मात्र 8 ही ऐसे तत्व है जिसका क्रस्ट के 98% से भी अधिक भाग की संरचना में जिसका सबसे ज्यादा योगदान है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं वो कौन कौन से तत्व है जिसका सबसे ज्यादा योगदान है। वो है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम है। ये वो 8 तत्व है जिसका सबसे ज्यादा योगदान है पृथ्वी के क्रस्ट के निर्माण में। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 27% और एल्युमिनियम 8%। दोस्तों इसके बारे में हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पिछले वीडियो में मैं इसके बारे में विस्तार से बताई थी। भी दोस्तों ने ये वीडियो नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसको एकदम क्लियर रखना है, इसलिए क्योंकि अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में क्या अंतर है। जैसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है पृथ्वी के भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो अक्सर लोग को समझ में आता है कि भूप्रपट्टी वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा, तो क्या गलती कर बैठते हैं, ये ऑक्सीजन को ना लगाकर नाइट्रोजन लगा देते हैं। इसलिए इसको एकदम क्लियर रखिएगा, आप लोग इस पॉइंट को एकदम क्लियर रखिएगा ताकि कंफ्यूजन के क्रम में क्वेश्चन नहीं गलत हो जाए एग्जाम में आप लोगों से। अब हम लोग बात करते हैं खनिज के बारे में। तो खनिज, पृथ्वी के क्रस्ट में खनिज की संख्या 2000 से भी अधिक है। मीन्स बहुत सारे होंगे, लेकिन 2000 तक वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। और इसमें से भी मात्र 24 ही ऐसे खनिज है जिसको चट्टान निर्माणकारी खनिज की संज्ञा दी गई है, और ये 24 खनिज में से 6 सबसे प्रमुख है। तो आइए हम लोग देखते हैं वो कौन 6 खनिज है जिसका सबसे ज्यादा योगदान है पृथ्वी के क्रस्ट के निर्माण में। तो वो है फेल्सपार, अब्रक, ओलिबीन, पाइरोक्सिस, एम्फीबोल्स, और क्वार्टज। यही वो 6 खनिज है जिसका सबसे ज्यादा योगदान है पृथ्वी के क्रस्ट के निर्माण में। जैसे हम लोग तत्वों में 110 में से मात्र 8 ही था जिसका सबसे ज्यादा योगदान था, ठीक उसी तरह खनिज में भी 6 ये खनिज है जिसका सबसे ज्यादा योगदान है। अब आप लोग को लगता होगा कि मैं ये किस लिए बता रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, इसका यूज बहुत पड़ता है। कभी भी एग्जाम में दे दिया जाता है कि पृथ्वी के क्रस्ट में तो बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से कौन कौन पाए जाते हैं। तो यही वो 6 खनिज है जो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। फेल्सपार, अब्रक, ओलिबीन, पाइरोक्सिस,
एम्फीबोल्स और क्वार्टर्ज। ये 6 खनिज है जिसका सबसे ज़्यादा योगदान है। अब हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे चट्टान के प्रकार के बारे में। तो चट्टान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। आग्नेय चट्टान, आग्नेयस रॉक, अवसादी चट्टान, इसे परतदार चट्टान भी कहा जाता है। कहीं कहीं तलछटी चट्टान भी दिया रहता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स। तीसरा है रूपांतरित चट्टान, इसे कयांत्रित चट्टान भी कहा जाता है। किसी किसी बुक में दोस्तों दिया रहता है परिवर्तित चट्टान, परिवर्तित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये है दोस्तों चट्टान के प्रकार। चट्टान के तीनों प्रकार के बारे में हम लोग पहले इसको फिगर के माध्यम से अच्छी तरह से समझ लेंगे, फिर उसको पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे से पढ़ेंगे। ये परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान, कहीं कहीं अवसादी भी लिखा रहता है, कहीं परतदार भी रहता है, कहीं तलछटी रहता है। तो दोस्तों इससे आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बता दी हूँ, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं, इसको तीनों प्रकार को अच्छे से हम लोग समझेंगे फिगर के माध्यम से। ज्वालामुखी उद्गार के समय जब मैग्मा और लावा पृथ्वी के अंदर से बाहर की ओर आते हैं तो ये वायुमंडल के संपर्क में आकर ठंडा हो जाते हैं और कठोर रूप धारण कर लेते हैं। इसी को हम लोग अग्नि चट्टान कहते हैं। ये अग्नि चट्टान इतने गर्म होते हैं कि ये अपने अंदर जीवाश्म को टिकने नहीं देते हैं। यही कारण है कि इस चट्टान में जीवाश्म ईंधन नहीं पाए जाते हैं और इस चट्टान में परत भी नहीं पाए जाते हैं। और यही वो चट्टान है जिसमें बहुमूल्य धातु पाए जाते हैं, जैसे हो गया सोना, चांदी, तांबा, ये सब धातु पाए जाते हैं। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये अग्नि चट्टान मीन्स आग के गोला से बना हुआ चट्टान, मीन्स आग से बना है, इसलिए इस चट्टान में जीवाश्म ईंधन नहीं पाए जाते हैं। कुछ समय बाद ये अग्नि चट्टान में निक्षेपण की क्रिया होती है और ये चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर ये दूसरे जगह अवसाद के रूप में जम जाते हैं और ये परतदार रूप धारण कर लेते हैं, मीन्स परत बाई परत जम जाते हैं। और ये निक्षेपण की क्रिया, जब अग्नि चट्टान में निक्षेपण की क्रिया होती है तो ये अवसाद दूसरे जगह जम जाते हैं और परत रूप में जमते हैं, इसलिए इसे अवसादी चट्टान कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों ये चट्टान का निर्माण किससे हुआ है? अवसाद से हुआ है, इसलिए इसे अवसादी चट्टान कहा जाता है या परतदार चट्टान। परतदार इसलिए क्योंकि ये परत बाई परत जम जाते हैं। अब बात कर ले जीवाश्म ईंधन की, तो इस चट्टान में जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं, इसलिए क्योंकि अग्नि चट्टान में निक्षेपण की क्रिया होती है तो ये अग्नि चट्टान
अवसाद के रूप में जमा हो जाती है, एक लेयर इसका जमा हो जाता है, फिर इस पे पेड़ पौधे जम जाते हैं, जीव जंतु रहने लगते हैं, फिर दूसरा कुछ समय बाद फिर अग्नि चट्टान में निक्षेपण की क्रिया होती है, तो फिर दूसरा परत आकर जम जाता है। ऐसे करके वो नीचे दबते जाते हैं और इसमें इस खाली स्पेस में जीवाश्म ईंधन फंस जाते हैं। यही कारण है कि अवसादी चट्टान में जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं और ये परतदार रूप में होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रूपांतरित चट्टान का। रूपांतरित चट्टान में अवसादी और अग्नि दोनों में ताप और दाब की रासायनिक क्रिया होती है और ये अपना रूप चेंज कर लेते हैं, इसलिए इसे रूपांतरित चट्टान कहा जाता है और एक ढेर के रूप में एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। ये नहीं कि ये रूपांतरित चट्टान अग्नि चट्टान और अवसादी चट्टान से ही बनेंगे, ये किसी एक से भी बन सकते हैं। जैसे अग्नि चट्टान में भी ताप और दाब की क्रिया हुई और रूप अपना बदल कर रूपांतरित चट्टान में बदल जाएंगे। फिर ये अवसादी का भी वही हाल है जैसे ये अग्नि चट्टान में होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबके बारे में अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट जानेंगे हम लोग इसकी विशेषता के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अग्नि चट्टान के बारे में। पहला अग्नि चट्टान। अग्नि चट्टान, इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। अब इसे प्राथमिक चट्टान क्यों कहते हैं, अब जानते हैं हम लोग। प्राथमिक चट्टान इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद यही चट्टान का निर्माण सबसे पहले अग्नि चट्टान का ही निर्माण हुआ था। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अक्सर ही एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, या फिर पूछ दिया जाएगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सबसे पहले कौन सी चट्टान का निर्माण हुआ था, तो वो चट्टान कौन है, अग्नि चट्टान। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। ये चट्टान जीवाश्म रहित होते हैं, जीवाश्म रहित होते हैं। जीवाश्म रहित करने का मीन्स ये है कि जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, आग के गोला से इस चट्टान का निर्माण होता है, इसलिए ये अपने अंदर जीवाश्म ईंधन को टिकने नहीं देता है, जलाकर राख कर देता है। यही कारण है कि इसमें जीवाश्म ईंधन नहीं पाए जाते हैं। इसमें परतें नहीं होती है, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, परतें नहीं होती है। ये रवेदार होते हैं और दानेदार होते हैं। इसकी अगली विशेषता ये है कि इस सेल में बहुमूल्य धातु पाए जाते हैं, बहुमूल्य धातु पाए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा इत्यादि। दोस्तों इस पॉइंट को हमेशा आप लोग याद रखिए क्योंकि ये कभी भी पूछा जा सकता है। बहुमूल्य धातु, ये बहुमूल्य धातु कौन से सेल में पाए जाते हैं, तो वो अग्नि सेल में पाए जाते हैं। अब हम लोग इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो अग्नि चट्टान के उदाहरण है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, टफ इत्यादि। अब दोस्तों हम लोग समझेंगे कि ग्रेनाइट और ये बेसाल्ट क्या होता है। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट को हम लोग जानेंगे, फिगर के माध्यम से इसको अच्छे से समझेंगे। तो ये ग्रेनाइट सबसे पहले अग्नि चट्टान पृथ्वी के अंदर ठोस रूप में, किस रूप में, ठोस रूप में रहता है, तो उसे ग्रेनाइट कहते हैं, ग्रेनाइट।
और यही अग्नि चट्टान बाहर निकल जाता है तो ये बेसाल्ट का रूप धारण कर लेता है। बेसाल्ट का रूप धारण कर लेता है और ये बेसाल्ट में विखंडन की क्रिया होती है। विखंडन की क्रिया होती है और ये विखंडन के फलस्वरूप काली मिट्टी का निर्माण करते हैं। काली मिट्टी। अब तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो जब बेसाल्ट में विखंडन की क्रिया होती है तो काली मिट्टी का निर्माण करते हैं। और ये काली मिट्टी आप लोग तो जानते ही होंगे, काली मिट्टी भारत के दक्षिणी भाग में दक्कन पठार इत्यादि जगहों पर पाए जाते हैं ये काली मिट्टी। अब हम लोग आगे देखेंगे। क्रस्ट का 90% भाग अग्नि चट्टान से बना हुआ है। और इसका अगला पॉइंट ये है, अगली विशेषता ये है कि अग्नि चट्टान इसमें लोहा और मैग्नीशियम युक्त सिलिकेट की अधिकता होती है। युक्त सिलिकेट। मैग्नीशियम युक्त सिलिकेट की अधिकता होती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लिए अब अग्नि चट्टान की विशेषता। अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं दूसरे प्रकार के बारे में चट्टान के। हम लोग बात करते हैं अवसादी चट्टान के माध्यम से समझेंगे। ये 75% भूपृष्ठ पर पाए जाते हैं, लेकिन भूपृष्ठ के निर्माण में मात्र 5% ही इस चट्टान का योगदान है। यह अवसादी चट्टान तो भूपृष्ठ पर सबसे अधिक पाए जाते हैं, लेकिन इसका भूपृष्ठ के निर्माण में मात्र 5% इसका योगदान है। भूपृष्ठ के निर्माण में 5% इसका योगदान है। इसका ये फर्स्ट विशेषता हुआ। जीवाश्म ईंधन, इसमें जीवाश्म ईंधन, इसमें जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं। यही कारण है कि यह अवसादी चट्टान में तेल, खनिज इत्यादि ये सभी सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये अवसादी चट्टान में ही सेंधा नमक, सोडा, जिप्सम ये सब रासायनिक विधि द्वारा अवसादी चट्टान से ही बनाए जाते हैं। सेंधा नमक जो हम लोग नमक खाने में यूज करते हैं, सेंधा नमक, जिप्सम, सोडा, ये सभी रासायनिक विधि से अवसादी चट्टान से ये सभी बनाए जाते हैं। अब अगली पॉइंट गंगा और सिंधु नदी है। गंगा और सिंधु नदी की जलोढ़ मैदान भी अवसादी चट्टान से ही बनी हुई है। इस चट्टान में 80% शैल पाए जाते हैं। चूना पत्थर की मात्रा 8% और बलुआ पत्थर 12%। ये तीन चीज के मिलने से ही अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा शैल पाए जाते हैं और उससे कम बलुआ पत्थर और चूना पत्थर 8%। तो इसको एक पिरामिड के माध्यम से हम लोग समझेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। अस्सी प्रतिशत शैल हो गए, 12% बलुआ पत्थर और 8% चूना पत्थर। अब इसके हम लोग उदाहरण कुछ समझ ले। उदाहरण इसके क्या क्या हैं।
चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, लोयस इत्यादि। ये सभी अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। अब आप लोग तो ये चूना पत्थर से परिचित ही होंगे। बलुआ पत्थर वो है जिसका यूज घर बनाने में किया जाता है। लोयस, अब हम लोग जानते हैं लोयस क्या होता है। रेगिस्तानी क्षेत्र में जब बालू के छोटे छोटे कण हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जाकर एक मैदान का निर्माण करते हैं तो उसे लोयस का मैदान कहा जाता है। दोस्तों ये कई माध्यमों से होता है। हवा के माध्यम से हुआ तो उसे लोयस कहेंगे, अगर हिमानी के माध्यम से ये हुआ तो उसे मोरेन कहेंगे, और ये जल के भी माध्यम से होता है। अब हम लोग देखते हैं चट्टान के निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर अवसादी शैल का वितरण। तो चट्टान के निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर अवसादी शैल का वितरण 2 तलों पर किया गया है। क्षैतिज तल पर वितरण और ऊर्ध्वाधर तल पर वितरण। दोस्तों ये हमको बताने का मेन मकसद ये है कि अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन हम लोग दूर करेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग क्षैतिज तल की बात कर ले। क्षैतिज तल की बात कर ले तो क्षैतिज तल पर 75% अवसादी शैल पाए जाते हैं और 25% में ये अवसादी नहीं है, ये अवसादी है। और 75% अवसादी और 25% अवसादी नहीं है। ये क्रस्ट का बात हो रहा है यहाँ पे दोस्तों। ये क्रस्ट है, मीन्स पृथ्वी का ऊपरी भाग जिस पर अवसादी शैल 75% पाए जाते हैं और 25% में अवसादी शैल नहीं है। इसमें ये 5% में अवसादी पाए जाते हैं। अवसादी चट्टान है। और शेष जो 95% है ये रूपांतरित और अग्नेय और रूपांतरित है। अब ये ऊर्ध्वाधर, इसके कहने का तात्पर्य ये है कि ये ऊर्ध्वाधर मीन्स पृथ्वी के सतह से ये पृथ्वी के केंद्र तक के ऊंचाई की बात हो रही है यहाँ पे। यही है ऊर्ध्वाधर, जिसमें 5% अवसादी चट्टान है और शेष 95% अग्नि और रूपांतरित चट्टान है। देखते हैं रूपांतरित चट्टान के बारे में। रूपांतरित चट्टान, हम लोग इसका पहले ही चर्चा किए थे। रूपांतरित चट्टान होता क्या है, एक बार और समझ लेते हैं हम लोग। रूपांतरित चट्टान ताप और दाब की रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप जब कोई चट्टान एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है तो उसे रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। और ये चट्टान बहुत ही कठोर होती है। ये चट्टान बहुत ही कठोर होते हैं और इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, मीन्स ये जीवाश्म रहित होते हैं। अब इसके बारे में हम लोग ये देखेंगे कि ये अवसादी चट्टान
जब अग्नि चट्टान रूपांतरित होती है मीन्स उसमें जब ताप और दाब की प्रक्रिया होती है तो किस चट्टान में परिवर्तित होती है। फिर अवसादी चट्टान में ताप और दाब की प्रक्रिया होती है तो किस चट्टान में परिवर्तित होती है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं वो चार्ट। ये अग्नि सेल है जिसका रूपांतरण दूसरे सेल में होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अग्नि सेल, अभ्रक एक अग्नि सेल है जिसका रूपांतरण किस में होता है, शिस्ट में। दोस्तों आप लोग ये नहीं समझिएगा कि ये सेल है, ये चट्टान है, इसका रूपांतरण होकर कोई नया चीज बन रहा है, नहीं, ये भी कोई सेल ही है, ये भी कोई चट्टान ही बन रहा है। ग्रेनाइट का रूपांतरण होता है नीस में, बिटुमिन्स कोयला का एंथ्रासाइट में। ये हो गए अग्नि चट्टान का। अब बात करते हैं हम लोग मौलिक अवसादी चट्टान, मतलब ये अवसादी चट्टान है जिसका रूपांतरण होता है इन सेलों में। अब हम लोग देखते हैं बलुआ पत्थर, पहले से ही परिचित है बलुआ पत्थर से। रूपांतरण होता है क्वार्टरजाइट में, ये चूना पत्थर का संगमरमर में, कोयला का हीरा में और सेल का स्लेट में। दोस्तों इसको आप लोग बहुत ही गौर से पढ़िएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये बलुआ पत्थर अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बलुआ पत्थर अवसादी सेल का रूपांतरण किस सेल में होता है। तो ये है क्वार्टरजाइट। और एक ये कोयला का रूपांतरण हीरा में होता है। अब हम लोग रूपांतरित सेल का कुछ ऐसे भी सेल है जिसके रूपांतरण होने के बाद भी वो फिर अपना रूप चेंज करते हैं, तो वो है स्लेट। इसका रूपांतरण, ये रूपांतरण किसका रूपांतरण है, रूपांतरित रूप है सेल का रूपांतरित रूप स्लेट है। अब ये रूपांतरण इसका हो रहा है, फिर स्लेट का फिर ये दूसरा रूप धारण कर रहा है, मीन्स दूसरे सेल में बन रहा है, ये रूप फाइलाइट बन रहा है। और फिर ये फाइलाइट का रूपांतरित हो रहा है, रूपांतरित चट्टान का फिर रूपांतरण हो रहा है तो वो सिस्ट में चेंज हो जा रहा है। और ये ग्रेबो सर्पेंटाइन में। सेल चक्र, तो सेल चक्र ये पृथ्वी के अंदर हमेशा ये क्रियाएं होते रहती है। तो सबसे पहले मैग्मा ठंडा होकर, ये मैग्मा ठंडा होकर अग्नि चट्टान अग्नि सेल में चेंज होती है। ये अग्नि चट्टान मैग्मा ठंडा होकर अग्नि सेल में चेंज होती है। और ये अग्नि सेल में अपर्दन की क्रिया के फलस्वरूप ये अग्नि सेल अवसादी सेल में बदल जाता है, अवसादी सेल में चेंज हो जाता है। और फिर ये अवसादी सेल में ताप और दाब की क्रिया होती है, ताप और दाब की रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप रासायनिक क्रिया होती है और ये रूपांतरित चट्टान में बदल जाती है, रूपांतरित चट्टान। और फिर इस रूपांतरित चट्टान में ये रूपांतरित चट्टान तप्त होकर पिघलने लगती है और ये मैग्मा में फिर अपने पहले रूप में आ जाती है। ये अग्नि चट्टान भी कभी कभी ताप और दाब के कारण रूपांतरित चट्टान में चेंज हो जाते हैं, तप्त होकर पिघलकर फिर मैग्मा में चेंज हो जाता है। अब हम कह सकते हैं सेल चक्र एक वर्ग के चट्टान को दूसरे वर्ग के चट्टान में चेंज होने की प्रक्रिया को, बदलने की प्रक्रिया को ही हम लोग सेल चक्र करते हैं।